वर्तमान समय में टैटू बनाने का फैशन चरम पर है। खासकर युवा वर्ग टैटू बनाने के प्रति विशेष दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हालांकि अब ऐसे कई आधुनिक दुकान खुल चुके हैं जहां मशीन के जरिए विभिन्न डिजाइनों में टैटू बनाए जाते हैं। इसलिए लेकिन शायद ही कुछ लोग इस बात को जानकारी होगी कि आदिलाबाद में एक ऐसा आदिवासी समुदाय है जो पारंपरिक रूप से टैटू बनाते हैं। राजगोंडों का एक संबद्ध समूह है जहां महिलाएं पारंपरिक टैटू बनाने वाली रही है, जिसका उन्होंने उपचार और इलाज की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में अभ्यास किया। गोदने का ज्ञान पीढ़ी पर पीढ़ी चला आ रहा है और आदिवासियों के अनुसार इससे बीमारियों को दूर करने के कई फायदे हैं। वे पैरों, पीठ, अग्रभाग, माथे आदि पर विभिन्न चिन्हों के टैटू उकारते हैं और एक को तब तक विवाहित नहीं मानते जब तक कि माथे पर टैटू ना हो जाए। जनगणना के अनुसार थोटीज भी एक लुप्तप्राय आदिवासी समुदाय है जिसमें केवल 4,811 सदस्य जीवित हैं। हैदराबाद के पुराने शहर में यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत में चंद्रायनगुट्टा फ्लाईओवर पर लंबे समय से लंबित काम अब पूरा हो गया है और आज इसका उद्घाटन किया जाएगा। यातायात को आसान बनाने और सड़क संपर्क में सुधार के लिए जीएचएमसी यह समिति के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। स्थानीय जंक्शन से श्रीशैलम रोड के बीच 480 मीटर की अपनी मूल लंबाई से 500 मीटर तक यात्रियों का विस्तार करने के लिए 2017-18 में सामरिक सड़क विकास कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत 40 करोड़ रुपए की अनुमति लागत के साथ काम किया गया था। विस्तार कार्य किए जाने के बाद अब फ्लाईओवर की कुल लंबाई 1 किलोमीटर है। हालांकि काम कोविड-19 महामारी के कारण और जल बोर्ड और TSSPDCL के बीच सीवेज पाइपलाइनों को साफ करने में समन्वय की कमी के कारण भी देरी हुई थी। चंद्रायनगुट्टा में 4 लेन के मौजूदा ग्रेड सेपरेटर का विस्तार जंक्शन पर यातायात को आसान बनाने के लिए एक आवश्यकता बन गया। इस परियोजना में बरकास रोड और कंदकल गेट के बीच ओमर होटल जंक्शन और फ्लाईओवर के अंत में इनर रिंग रोड का विकास शामिल था। चंद्रायनगुट्टा मार्ग पर हमेशा भारी यातायात प्रभाव होता है, जिसमें IT कॉरिडोर में काम करने वाले लोग मार्ग का उपयोग करते हैं। कार्यालय तक पहुंचने के लिए फ्लाईओवर का उद्घाटन होने के बाद इन यात्रियों का यात्रा समय काफ़ी कम हो जाएगा। यह पता चला कि ठकने की चोट से उबरने के बाद IT और उद्योग मंत्री KT रामाराव इसका उद्घाटन करेंगे। फ्लाईओवर के उद्घाटन के बाद GHMC पुल के नीचे सर्विस सड़कों पर काम पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। चूंकि यह एक व्यस्त मार्ग है, इसलिए सर्विस रोड पर काम पूरा करना मुश्किल हो गया है। हालांकि उद्घाटन के बाद फ्लाईओवर पर यातायात की अनुमति दी जाएगी और सर्विस रोड पर काम किया जाएगा, GHMC के अधिकारी ने कहा। उप्पल विधायक भेटी सुभाष रेड्डी ने गणेश नवरात्रि समारोह की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उप्पल नगर अंचल कार्यालय में उत्सव की व्यवस्था और किए जाने वाले उपायों की समीक्षा की गई। विधायक भेटी सुभाष रेड्डी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को इस महीने की 31 तारीख से श्रद्धालुओं को बिना किसी परेशानी के गणेश उत्सव कराने के लिए कदम उठाने की सलाह दी। उप्पल विधायक भेटी सुभाष रेड्डी ने गणेश नवरात्रि समारोह की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उप्पल नगर अंचल कार्यालय में उत्सव की व्यवस्था और किए जाने वाले उपायों की समीक्षा की गई। विधायक भेटी सुभाष रेड्डी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को इस महीने की 31 तारीख से श्रद्धालुओं को बिना किसी परेशानी के गणेश उत्सव कराने के लिए कदम उठाने की सलाह दी। विधायक सायन्ना ने छावनी निर्वाचन क्षेत्र के वार्डों में कई विकास कार्यों की शुरुआत की है। छठे वार्ड की जवाहर रेलवे कॉलोनी में 15 लाख तथा 5वें वार्ड की शेषाचल कॉलोनी में 8 लाख रुपयों की व्यवस्था की है। विधायक सायन्ना ने कहा कि विकास के उद्देश्य से क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। विधायक सायन्ना ने छावनी निर्वाचन क्षेत्र के वार्डों में कई विकास कार्यों की शुरुआत की है। छठे वार्ड की जवाहर रेलवे कॉलोनी में 15 लाख तथा 5वें वार्ड की शेषाचल कॉलोनी में 8 लाख रुपयों की व्यवस्था की है। विधायक सायन्ना ने कहा कि विकास के उद्देश्य से क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। उच्च न्यायालय ने राज्य भाजपा प्रमुख बंडी संजय कुमार को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए गुरुवार को उनकी प्रजा संग्राम यात्रा के तीसरे चरण की निरंतरता को मंजूरी दे दी, जिसे पुलिस ने मंगलवार को रोक दिया था। यात्रा का यह चरण शनिवार को भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा की उपस्थिति में आरंभ होगा। अदालत ने पुलिस के इस तर्क पर आश्चर्य व्यक्त किया कि संजय यात्रा के दौरान भड़काऊ भाषण दे रहे थे। न्यायमूर्ति तदकमला विनोद कुमार की अध्यक्षता
वाली एकल पीठ ने फैसला सुनाया कि यात्रा को रोकना अवैध और अलोकतांत्रिक था और संजय को रोकने वाले वर्धन्नापेट पुलिस द्वारा जारी नोटिस पर अंतरिम निलंबन के आदेश दिए। न्यायमूर्ति कुमार ने स्पष्ट किया कि केवल आशंकाएं किसी को भी इस तरह के अलोकतांत्रिक निर्णय लेने का अधिकार नहीं देंगे। अदालत ने पुलिस से सवाल किया कि उन्होंने पहले ही दिन यात्रा क्यों रोकी। अदालत ने पुलिस की इस दलील को भी नहीं माना कि भाजपा नेता के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में कई मामले दर्ज हैं। चूंकि सरकार हलफनामा प्रस्तुत करने में विफल रही और यह स्पष्ट नहीं कर सकी कि संजय ने कब और कहां इस तरह के भड़काऊ भाषण दिए थे, अदालत ने यात्रा को रोकने के लिए पुलिस द्वारा जारी किए गए नोटिस को गलत बताया। हनुमाकोंडा के आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज मैदान में हो रही प्रजा संग्राम यात्रा की समापन बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुख्य अतिथि होंगे। जेपी नड्डा आज सुबह 11:45 पर शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। मिताली दोपहर 12 बजे नोवोटेल होटल में रात से मुलाकात करेंगी। बाद में नड्डा भाजपा नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में ताज़ा राजनीतिक हालात और घटनाक्रम के बारे में पूछताछ की जाएगी। इसके बाद वे वहां से हेलीकॉप्टर से वरंगल पहुंचेंगे। बंडी संजय और पार्टी के अन्य नेताओं के साथ देवी भद्रकाली के दर्शन करते हैं। वे शाम 4 बजे से शाम 5 बजे तक खुली बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक के बाद वे शमशाबाद के लिए रवाना होंगे। फिल्म हीरो नितिन के साथ नोवोटेल में मुलाकात होगी। बाद में वे शाम 7 बजे शमशाबाद एयरपोर्ट से दिल्ली लौटेंगे। मिताली राज और नितिन से मुलाकात राजनीतिक गैलरियों में चर्चा का विषय बन गई है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि सभी को विकलांगों के प्रति जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। किशन रेड्डी ने एर्रागड्डा मोतीनगर में आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन इंडिया के तत्वावधान में विकलांगों को किट सौंपी। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार ने विकलांगों के लिए आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विकलांगों की हर तरह से मदद कर रही है। विकलांगों के लिए रोजगार, बस व ट्रेन पास व अन्य रियायतों पर कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि इस संबंध में कोई समस्या उत्पन्न न हो। बीजेपी के प्रदेश मामलों के नए प्रभारी सुनील बंसल पहली बार तेलंगाना आए हैं। वह शाम 7 बजे शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सुनील बंसल वहां से सीधे वरंगल के लिए रवाना हो गए। सम्मेलन आज कला महाविद्यालय मैदान में होगा। वह व्यवस्थाओं की जांच करेंगे। सुनील बंसल को हाल ही में भाजपा का राज्य मामलों का प्रभारी नियुक्त किया गया है। वह उत्तर प्रदेश के महासचिव थे और उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके तुरंत बाद उन्होंने तेलंगाना के साथ पश्चिम बंगाल और ओडिशा के मामले का प्रभारी बनाया गया। भाजपा के पूर्व एमएलसी रामचंद्र राव ने राज्य सरकार पर धरना चौक देखने की कोशिश को नाकाम करने का आरोप लगाया है। भाजपा नेताओं ने किसी भी कार्यक्रम में बाधा डालने के लिए सरकार की आलोचना की। रामचंद्र राव ने कहा कि अगर सरकार जनसभाओं की अनुमति नहीं देती है तो अदालतों से अनुमति लेनी होगी। भाजपा के पूर्व एमएलसी रामचंद्र राव ने राज्य सरकार पर धरना चौक देखने की कोशिश को नाकाम करने का आरोप लगाया है। भाजपा नेताओं ने किसी भी कार्यक्रम में बाधा डालने के लिए सरकार की आलोचना की। रामचंद्र राव ने कहा कि अगर सरकार जनसभाओं की अनुमति नहीं देती है तो अदालतों से अनुमति लेनी होगी। राज्यपाल तमिलसाई ने राजभवन में विश्व हिंदू परिषद और भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के सदस्यों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने राज्यपाल से शहर में हो रहे विकास कार्यों की शिकायत की। वहीं प्रदेश अध्यक्ष रामराजू ने आरोप लगाया कि अगर केसीआर राज्य पर शासन कर रहे हैं तो एमआईएम पुराने शहर पर शासन कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने भी सरकार के इस्तीफा पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि केंद्र को रिपोर्ट जैसी है वैसी ही दी जानी चाहिए। प्रदेश महिला कांग्रेस के तत्वावधान में टीपीसीसी की महिला अध्यक्ष सुनीता राव ने टोल फ्री नंबर जारी किया। गांधी भवन में नगर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष वरलक्ष्मी के तत्वावधान में टोल फ्री नंबर जारी किया गया। इस मौके पर सुनीता राव ने कहा कि एआईसीसी ने यह टोल फ्री नंबर 20 अगस्त को दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती मनाने के लिए जारी किया था। सुनीता राव ने स्पष्ट किया कि राज्य में महिलाओं को आपातकालीन सेवाएं प्रदान की जाएंगी। यदि वे इस टोल फ्री नंबर पर कोई भी महिला कॉल कर सकेगी तो
सत्यम राम लिंगराजु एआईसीसी सदस्य जुड़सन ने सरकारी अधिकारियों पर नागुलपल्ली गांव की 500 एकड़ और उसके आसपास की 1000 एकड़ जमीन बेचने का आरोप लगाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्होंने इसकी शिकायत ईडी, सीबीआई और आईटी से की है। जुड़सन ने कहा कि वे बल की धमकी से बरामदगी कर रहे हैं। सत्यम राम लिंगराजु एआईसीसी सदस्य जुड़सन ने सरकारी अधिकारियों पर नागुलपल्ली गांव की 500 एकड़ और उसके आसपास की 1000 एकड़ जमीन बेचने का आरोप लगाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्होंने इसकी शिकायत ईडी, सीबीआई और आईटी से की है। जुड़सन ने कहा कि वे बल की धमकी से बरामदगी कर रहे हैं। पार्षद नाने श्रीनिवास राव ने हैदरनगर मंडल के नंदमुरी नगर स्थित बस्ती का दौरा किया। उन्होंने जीएचएमसी इंजीनियरिंग विभाग और जल मंडल के अधिकारियों के साथ बस्ती में होने वाली विभिन्न समस्याओं और विकास कार्यों का दौरा किया। पार्षद नाने श्रीनिवास राव ने कहा कि वह हैदरनगर संभाग को हर क्षेत्र में विकसित करेंगे। वह सभी आशाजनक क्षेत्रों में संभाग का विकास करेंगे और संभाग को आदर्श संभाग बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना सेवानिवृत्त हो गए हैं। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट में विधायी सभा का आयोजन किया गया। उन्होंने 17 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने पिछले साल 24 अप्रैल को सीजेआई के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने देश के सर्वोच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना नाम अंकित किया। 71 साल के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार उनकी सेवानिवृत्ति के दिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का सीधा प्रसारण किया गया। सीजेआई एनवी रमन्ना सिर्फ विधायी के लिए इस्तेमाल करते थे। सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त भवन परिसर के मुख्य सभागार में सीजेआई एनवी रमन्ना की विधायी सभा का आयोजन किया गया। इसके अलावा सीजेआई सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, महासचिव और सदस्य उपस्थित थे। एनवी रमन्ना ने कहा कि उन्हें तेलुगु होने पर गर्व है, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की तरह सर्वोच्च स्थान मिला है। This bar is hosting a farewell in this afternoon. I would like to touch upon only a few issues concerning the bar and bench now. Indian judiciary has grown with time and waves of democracy. It cannot be defined or judged by one single order of judgment. At all times, the majesty of this great institution shall be protected and defended by both the bench and the bar. Unless the credibility of this institution is protected, being the officers of this court, you cannot command respect from the people in the society. The elect and participatory bar can alone strengthen the judiciary. Because of your efforts and cooperation, the country's progressive jurisprudence evolved. We have to admit the fact that the pendency is a huge challenge before us. I must admit that issues of listing and posting of matters is one of the areas on which I could not pay requisite attention. I am sorry for that. We are busy in firefighting on all the days. On day-to-day basis, we work. All sides are equally contributors for this problem. The only way out for this is to reform the functioning of the system. We need to deploy modern technology tools